आज की केस लॉ चर्चा में आपका स्वागत है। कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी क्रेडाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये चर्चा आप तक लाए हैं स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, जो सटीक और गोपनीय बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण के लिए आपके विश्वसनीय भागीदार हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस बड़े सवाल को समझेंगे जो इस केस की जड़ है। फिर उस नियम के उलझे हुए इतिहास को देखेंगे। इसके बाद कोर्ट के सामने क्या दलीलें रखी गईं, सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या था और आखिर में क्या फैसला आया। और हाँ, अंत में हम ये भी देखेंगे कि इस फैसले का आने वाले प्रोजेक्ट्स पर क्या असर पड़ेगा। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। $1 अरब का सवाल। ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पूरा विवाद असल में एक ऐसी बुनियादी कंफ्यूजन पर टिका था जिसने देश भर के अनगिनत कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को अटका दिया था। सवाल सीधा सा था, लेकिन इसका जवाब बहुत पेचीदा था। सवाल ये था कि जो बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स सेंसिटिव जोन्स जैसे नेशनल पार्क्स के पास बन रहे हैं, उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस कौन देगा, केंद्र सरकार या फिर उस राज्य की अथॉरिटी? तो इस कानूनी लड़ाई में आमने सामने कौन थे? एक तरफ थे देश के रियल एस्टेट डेवलपर्स, जिन्हें रिप्रेजेंट कर रहा था क्रेडाई, और दूसरी तरफ था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी, जिसके एक आदेश ने ही ये पूरी देशव्यापी अनिश्चितता खड़ी की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हम उस नियम के थोड़े उलझे हुए इतिहास में जाएं जिसके ऊपर ये पूरा केस टिका हुआ है। देखिए, इस पूरे मामले की चाबी जनरल कंडीशंस नाम के एक नियम में छिपी है। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी शर्त है जो कुछ खास प्रोजेक्ट्स को, जो कैटेगरी बी यानी स्टेट लेवल के होते हैं, उन्हें सीधा कैटेगरी ए यानी सेंट्रल लेवल का बना देती है। ऐसा तब होता है जब वो प्रोजेक्ट किसी सेंसिटिव एरिया के पास हो, मतलब जांच का लेवल सीधा राज्य से केंद्र पहुंच जाता है और सब कुछ ज्यादा सख्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा कैसे। कहानी शुरू होती है 2006 में, जब EIA नोटिफिकेशन आया, लेकिन उसमें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को लेकर ये जनरल कंडीशंस वाली बात साफ नहीं थी। मामला इतना उलझा कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट को ओखला केस में कहना पड़ा कि इस पर क्लैरिटी की जरूरत है। तो 2014 में मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन निकालकर साफ साफ कह दिया कि जनरल कंडीशंस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर लागू नहीं होंगी। सब ठीक लग रहा था, लेकिन फिर मार्च 2024 में केरला हाईकोर्ट ने उस 2014 वाले नोटिफिकेशन को ही प्रोसीजरल ग्राउंड्स पर रद्द कर दिया। बस इसी के चलते एक कानूनी शून्यता बन गई, और इसी मौके पर अगस्त 2024 में एनजीटी ने फैसला सुना दिया कि केंद्रीय मंजूरी की जरूरत है, जिससे पूरे देश में प्रोजेक्ट्स पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे। तो इस पूरी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री के साथ ये मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब देखते हैं कि कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी क्या दलीलें पेश की। एक तरफ सीआरडीआई का कहना था कि 2006 का मूल कानून हमेशा से साफ था, उसने कभी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर जनरल कंडीशंस लागू नहीं की। उनके मुताबिक 2014 का नोटिस तो सिर्फ एक स्पष्टीकरण था। उन्होंने ये भी कहा कि एनजीटी अपनी शक्तियों से आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट का तर्क था कि जब 2014 का नोटिफिकेशन रद्द हो गया तो पुराना सख्त नियम अपने आप जिंदा हो गया। उनका जोर इस बात पर था कि पर्यावरण की रक्षा सबसे ऊपर है और सेंसिटिव इलाकों में बड़े प्रोजेक्ट्स की जांच सेंट्रल एक्सपर्ट से ही होनी चाहिए। तो इतनी दलीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? कोर्ट का जो तर्क था वो कानूनी व्याख्या के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर आधारित था। कोर्ट ने एक सीधा और शक्तिशाली सिद्धांत अपनाया, द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब है कि कानून को ठीक वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसा वह लिखा गया है, बिना कोई अलग मतलब निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ये कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी कानून की व्याख्या करते समय पहला सिद्धांत जिसे अपनाना होता है वो व्याख्या का शाब्दिक नियम है। जजों ने इस बात पर जोर दिया कि अगर 2006 के ओरिजिनल नोटिफिकेशन का इरादा जनरल कंडीशंस लागू करने का होता तो उसने इसे साफ साफ लिखा होता। और कोर्ट के इस तर्क को सबसे बड़ा बल मिला अपने ही एक हालिया फैसले से। ये केस था वनशक्ति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2025। इस केस में कोर्ट ने पहले ही 2006 के नोटिफिकेशन को डिटेल में परख लिया था।
और उसमें ये साफ कर दिया था कि जनरल कंडीशंस का इरादा कभी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर लागू होने का था ही नहीं। उस फैसले ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की जरूरत को भी माना था। तो एक तरह से इस नए केस का जवाब पहले ही दिया जा चुका था। तो अपने इस पूरे तर्क और पिछले फैसले को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार एक बिल्कुल साफ और दो टूक फैसला सुनाया। फैसला सीधा था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 9 अगस्त 2024 का वो आदेश जिसने इतनी कंफ्यूजन पैदा की थी, उसे रद्द कर दिया गया। तो अब जब फैसला आ गया है, इसका जमीन पर क्या असर होगा? इस जजमेंट का रियल एस्टेट और पर्यावरण कानून क्षेत्रों के लिए क्या मतलब है, आइए इस पर नजर डालते हैं। इस फैसले के 3 बड़े प्रभाव हैं। पहला, स्पष्टता बहाल हो गई है। मतलब अब ये बिल्कुल साफ है कि बिल्डिंग और टाउनशिप प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन राज्य स्तरीय निकाय यानी SEII ही करते रहेंगे। दूसरा, रियल एस्टेट के लिए निश्चितता आई है। वो जो कानूनी शून्यता बन गई थी, वो अब भर गई है। इससे चल रहे और आने वाले प्रोजेक्ट्स को एक स्थिरता मिलेगी। और तीसरा, सतत विकास की पुष्टि हुई है। कोर्ट ने एक बार फिर विकास और पर्यावरण की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने के सिद्धांत को मजबूती दी है। तो कोर्ट ने इस साफ फैसले से फिलहाल की स्थिति को तो बहाल कर दिया है, लेकिन ये हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या विकास और पर्यावरण के बीच की ये बहस सच में सुलझ गई है? जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ते जाएंगे, इन दोनों के बीच का ये जो बुनियादी तनाव है, वो निश्चित रूप से आगे भी बदलता रहेगा और नए रूप लेता रहेगा। आज की केस लॉ चर्चा आप तक लाई स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण में विश्वसनीय विशेषज्ञ। जब कभी आपको कानूनी अनुवाद या ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत हो, स्कूट लीगल आपका साथी है। ये ऑडियो नोटबुक LM की सहायता से बनाया गया है।